अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का ट्रांसफर लेटर सदर ममलिकत ने जारी कर दिया और इस तरह ये अमल मुकम्मल हो गया, लेकिन पीछे बहुत सारे तनाजात छोड़ गया। मैंने सोचा कयूम सिद्दीकी साहब से डी कोड कराते हैं सारे तनाजात को। अस्सलाम वालेकुम कयूम सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। एक एक राय ये बनाई जा रही है कि जजेस के इन ट्रांसफर से अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज हुई है और आजाद अदलिया पे कारी जरब लगाई गई। आप इससे मुत्तफिक हैं? अह, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसमें कोई अदलिया पे जरब लगी है। हम्म। देखें, रोटेशन जो है वो तो हर जगह होती है और इससे पहले भी आइन का आर्टिकल इसमें मौजूद था। हाँ, अलबत्ता अल जिहाद ट्रस्ट केस के फैसले के बाद हम्म। मुख्तलिफ फैसलों के जरिए से, चाहे वो जुडिशल कमीशन बना, अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार या दीगर, वो सारा जुडिशरी ने अपने हाथ के अंदर ले लिया था। हम्म। और शायद उसकी बुनियाद ये थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो तीनों ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, हम्म। ये अपने अपने दायरा कार के अंदर काम करेंगे। अ, और फिर जो है हम देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो इंक्रोच अपॉन करती रही एग्जीक्यूटिव के पास इख्तियारात में भी, और फिर हम्म। पार्लियामेंट के इख्तियारात के अंदर भी आना शुरू हो गया कि कोई भी कानून बना तो फिर उसको जो है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, ये देख सकती थी आला अदलिया टच स्टोन के ऊपर। लेकिन फिर जो है वो पावर गेम का एक प्लेयर बन गई जुडिशरी, जुडिशल बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट भी अब मार्ज वजूद में आ गई। एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, एक जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट हो गई, दो एस्टेब्लिशमेंट्स हो गई एग्जैक्टली पाकिस्तान में। ठीक है ना? और अब दोनों जी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ पड़ी। लड़ पड़ी या क्या कह सकते हैं इसको, मुझे तो नहीं लड़ाई ये कोई ऐसी लगती। हाँ। क्योंकि वो जो इस वक्त जमहूरियत का या दीगर अलमबरदार हैं मुख्तलिफ चीजों के, हम्म। उनमें मैं छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ। आज की अदलिया के अंदर आप देखते हैं तो ज्यादातर जो है वो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। हम्म। कहानी बहुत पहले से शुरू हो गई भी थी। हम्म। और हमने ये देखा कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को चैलेंज किया गया था, तो उस वक्त एक्सटेंशन की तौसी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अपने पास भी नहीं था, वो उसने इस्तेमाल किया और जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी और इसमें कहा कि आप पार्लियामेंट से के कानून साजी कर लें। फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस कानून को वोट दिया और इमरान खान साहब ने उनकी एक्सटेंशन कर दी। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये तय था कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो उसको प्रायोरिटी होगी, सीनियरिटी का प्रिंसिपल होगा। हम्म। तो उस प्रिंसिपल को जो है वो मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने ही ये तजवीज दी जुडिशल कमीशन ऑफिस के पाकिस्तान के रूल्स बनाते हुए हम्म। कि हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से किसी का तकर्रुर हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट में तो चलें कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है, लेकिन नीचे हाई कोर्ट में ये 3 में, और फिर उसका अमली मुजाहरा भी किया। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है वो तीसरे नंबर पे थी और उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये मंसूर अली अच्छा, शाह साहब की तजवीज पे हुआ। अब मंसूर अली शाह साहब की तजवीज थी और उनका ही फार्मूला था। हम्म। वो फिर पार्लियामेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर होगा तो 3 जज साहिबान जो है उसमें से इतना पसंद आया पार्लियामेंट को ये सारा कुछ, तो वो क्या कहते हैं, अब दाम, वो क्या शे है, दाम अपने ही से याद में आ आप गया। अपने दाम में से याद आ गया। हाँ, आप अपने जुडिशरी ने सीनियरिटी का रूल लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने के लिए तोड़ा। पार्लियामेंट ने कहा अगर आप खुद तोड़ सकते हैं तो हम भी तोड़ने के लिए आइन साजी कर लेते हैं। नहीं वो तो देखिए ना, पार्लियामेंट का इख्तियार तो है ना आइन में तरमीम करने हाँ, का, कानून लेकिन पहले बनाने तो का, और अदलिया ने किसी खुद तोड़ा का ना। इख्तियार। अगर अदलिया सीनियरिटी के असूल पे कारबंद रहती तो अदलिया का मुकदमा ज्यादा मजबूत होता कि सीनियरिटी का, शायद कि हमने कभी नहीं शायद तोड़ा। शायद ऐसा। हाँ नहीं, लेकिन। लेकिन एक और बात भी है मुजम्मिल। हम ये देखते हैं कि बाकायदा अपॉइंटमेंट्स की जाती थी हम्म। अपने ऐसे लोगों की। अगर आपको याद हो कि
10 साल का या 25 साल का मंसूबा बंदी हो जाएगा। प्रोजेक्ट इमरान के साथ 10 साल की या 15 साल की मंसूबा बंदी थी कि एक के बाद कौन सा चीफ जस्टिस आएगा, तो तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, पांचवा कौन होगा। सो ये बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया था कि कब किस एलिवेशन वक्त कौन ऐसे सी की गोली जाती थी, एलिवेशन ऐसे की जाती थी कि अपने लोग क्यू में रहें, और जो जो अपने लोग। और अगर किसी को लाएं और वो अपनी पार्टी का नहीं है तो ऐसे लाएं कि वो चीफ ना बन सके। एग्जैक्टली। हम्म। और फिर ऐसे तबादले भी हुए कि किसी का टेन्योर काटने के लिए किसी को पहले सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और ये उस वक्त था जब फर्द वाहिद के अंदर तमाम इख्तियार मरकूज हो गए थे अदालती फैसलों के जरिए। सुओमोटो नोटिस लेने के इख्तियार से लेकर हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकर्रियां और एलिवेशन से। आपको याद है पहले तो ऐसे ही होता था कि चीफ जस्टिस जिसका नाम देते थे उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता था, और और उमर जिसको अता नहीं। बंदयाल साहब ने इसको सबसे ज्यादा तेज किया, ये जो ग्रुप बंदी या ये जो अपने लोगों की 10 साल की क्यू बनाने फिर का हम काम। ख्याल बेंचेस, आपको पता है कि हम ख्याल बेंचेस का तस्वुर और कॉन्सेप्ट सामने आ गया। ये महसूस होता था कि जनाब 2018 के बाद से आप देख लें कि जो डाइसेंट करने वाले जज होते थे, तो हमारी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला रवायत डाली थी जस्टिस गुलजार साहब के दौर के अंदर, इमरान खान साहब के खिलाफ दरखास्त थी और हम्म। फैसला काजी फैजिशा के खिलाफ दे दिया था, यानी हम्म। कि जज के खिलाफ के जी आप बेंच के आपकी कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे इनका, और फिर अलग कर दिया गया था। और ये भी हो रहा था कि दीगर जजेस से मुकदमात उठा उठा के तो अपने पास लगा लिए जाते थे। जर्नलिस्टों को हरास करने का जो मुकदमा था काजी फैसला से लेके, हालांकि ऑर्डर हो गया था और मुकदमा जो है उधर ले लिया गया था। तो अब क्या हो रहा है? अब अ, इससे पहले भी क्या पाकिस्तान के अंदर जजेस के तबादले नहीं हुए थे। ये कौन सी अनहोनी बात हो गई है कि एक जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो बड़ा अच्छा जज हो सकता है, लेकिन अगर वो जज सिंध हाई कोर्ट में चला जाएगा तो वो बहुत बुरा जज हो जाएगा और उससे अदलिया की आजादी मुतासिर हो जाएगी। देखिए, और बतौर सजा नहीं होना चाहिए। मैं भी ये कहता हूं कि बतौर सजा का कोई तस्वर इस तरह का नहीं। अगर सजा देनी है तो आर्टिकल 209 मौजूद है वहां पे। तो फिर तबादले का एक कोई क्राइटेरिया, एक मैयार होना चाहिए। अब इसमें जुडिशरी ही ने वो 3 नाम 5 यहां से पिक किए और उनको कहा कि इनकी ट्रांसफर होनी चाहिए। हम्म। 3 पे इत्तेफाक हो गया और उसमें मेजोरिटी जुडिशरी की है। जुडिशल कमीशन के अंदर 7 अरकान हैं जो जज साहिबान ने, 3 हुकूमत के कह लें चले, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और एक उनका पार्टी का एमएनए। लेकिन उसके अलावा तो बाकी सब वो हैं जो कि नॉन एंटिटी हैं, गवर्नमेंट की नहीं है वो, आप ये उसमें कह रहे हैं कि ऑपोजिशन है। अगर जुडिशरी मुत्तहिद हो जाए तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती जुडिशल कमीशन में, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल कुछ नहीं कर और सकते। क्योंकि जुडिशरी आपस में तकसीम है लिहाजा हुकूमत उसका फायदा उठा रही। अब मुझे नहीं पता कि ये कहना चाहिए तकसीम है या नहीं है। हम्म। देखें, देखा हमने यही है कि इन फाजिल जज साहबान के जिनके ट्रांसफर्स हुए हैं, इनके अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। और ये इश्यूज जो हैं वो 9 मई 2023 से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जब तहरीन जेड खान की एक पिटीशन थी जिसमें मोहसिन कैनी साहब और तारिक जहांगीरी साहब थे। हम्म। इन्होंने अपने चीफ जस्टिस को दिखाए बगैर वो फैसला जो है वो आगे कर दिया था और फिर उसको बेंच तोड़ दिया गया था। और फिर उसके बाद से बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो वहां पे खतूत एक दूसरे के लिख के जाता, हर दूसरे दिन फैसला नहीं होता था, खतूत अली शाह हो जाता था। अब उस पर जस्टिस शाह को जो है वो खतूत अली शाह लोगों ने कहने शुरू कर दिए। मंसूर अली शाह। हाँ, मंसूर अली शाह साहब। अच्छा, अब उसके बाद जो है आप ये देखिए कि 26वीं आईनी तरमीम हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का मुतालबा था, बार का मुतालबा था, पॉलिटिकल पार्टीज का मुतालबा था। हम्म। वो जो है वो सारा कुछ पार्लियामेंट ने कर दी 26वीं आईनी तरमीम। हम्म। अब उसके बाद एक मुकदमा जो उनके पास था आया, गलती से आया, जबकि उससे पहले कई मुकदमात वो इसलिए भेज चुके थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, हम तो गैर आईनी बेंच हैं। हम्म।
लेकिन उस मुकदमे को रख के उन्होंने कहा कि ये तो जी अल्लाह की तरफ से कोई जो है ना तोहफा आया, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और हम्म। फिर उसको बुनियाद बना के मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें जिसको का ग्रुप, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब तरीन है, हामिद खान ग्रुप, उसके लोग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और फिर मंसूर अली शाह साहब उस मुकदमे को लेके इतना बढ़ाते हैं कि वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तक के ऊपर चले गए और कहा कि जो जजिस कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के हैं उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा गैर अदालती हुक्म जारी किया जिसने और ज्यादा हुआ कर दिया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि मखसूस नशिस्तों के जो मुकदमात थे उसके अंदर क्या हुआ, पहले का क्लॉक को रिवर्स किया गया और फिर उसके बाद जो है ना कहा गया कि इंतखाबात हो गए, अब जो जीत चुके हैं वो अपनी मर्जी की सियासी जमात में जा सकते हैं। आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर आपने करना है, लेकिन आइन को भी रिवर्स कर दिया गया। और फिर सिर्फ यही नहीं, फिर बगैर अदालत लगाए वजाहती फैसले जो है वो आना शुरू हो गए। और उसके अंदर हम देखते हैं कि चैम्बर मंसूर अली शाह साहब के जो है वो पाए जाते हैं कि कैसे अपलोड हुए बगैर ओरिजिनल फाइल के। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां पे जुडिशरी पॉपुलिज्म का शिकार होके अपने अदालती दायरा इख्तियार से निकल के बाहर चली गई। ठीक है। और इस सब चीज ने फिर मेरा ख्याल है कि जिसको ट्रिगर हम किया। जिसको हम जुडिशियल बस एक्टिविज्म या जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो लेकिन अब उसके बाद ये फिर, और फिर जो जहां तक तबादलों की मुजम्मिल बात है ना कि पहली मरतबा नहीं हुए हैं। जस्टिस कदीर चौधरी जो है, अब्दुल कदीर चौधरी, शायद जस्टिस अब्दुल कदीर, वो सिंध हाई कोर्ट से बलूचिस्तान हाई कोर्ट उनका तबादला हुआ। जस्टिस अजमल मियां का तबादला हुआ वहां से, फिर वो दोनों जो है वो चीफ जस्टिस बने। अब ये तबादलों से क्या फर्क पड़ेगा? खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट भी वही हाई कोर्ट है, उसके पास वही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, वही सारा कुछ है। हम्म, और न जाने लोग क्यों शोर मचा रहे हैं। अगर बाबर सत्तार वहाँ साहब इमरान खान के तो केस नहीं होंगे ना? वहां वहां पे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सारे केसेस होंगे ना। वो किसकी हुकूमत है? तो नहीं, पर वो इमरान खान को तो रिलीफ नहीं दिया जा सकता पेशावर हाई कोर्ट में बैठ के। मैं तो ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को रिलीफ दिया जा सकता। तो वो तो यहाँ पे भी बैठे हुए थे। मुकदमा लगाने का इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास ही है ना। हम्म। तो मुकदमा लगाने का इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास है। वो हम्म, अगर चीफ जस्टिस नहीं चाहेंगे तो वो नहीं लगेंगे किसी के पास मुकदमे। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के जज इंसाफ नहीं कर सकता, इस्लामाबाद में बैठ के सिर्फ कर सकता है। ये बात मेरी लॉजिक के अंदर, मेरी मंतक के अंदर मुझे नहीं आती लगती है। हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह भी उतनी है, 18 लाख 17 लाख जितनी भी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वो उतनी अब होगी। ठीक है। वही वही जो है हम्म, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स 2000 यूनिट वहां पे भी मिल रहे होंगे। ये 600 लीटर पेट्रोल वहां पे भी मिलेगा, गाड़ी वहां पे भी होगी, खर्चा वहां पे भी होगा। कहीं पे भी जाएंगे तो गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे जाएंगे। जो फैसिलिटीज हैं, मराहत हैं, वो सारी उनको वहां पे मुयस्सर है। तो ये तो कैसे हो सकता है कि खैबर फिर पख्तूनख्वा के इस ट्रांसफर और के ये खिलाफ बाबर बहुत सत्तार आजाद रिजाइन। और बहुत जज देखें, साहिबान हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ क्या वो इंसाफ नहीं करेंगे? अच्छा नहीं, एक और बात बताएं, क्या ये तीनों जज रिजाइन करेंगे या अपने अपने हाई कोर्ट्स में जाकर ज्वाइन करेंगे? देखें, जहां तक मैं जानता हूं चीजों को, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई जज रिजाइन करेगा। ये जाएंगे और अपने फराइज मनसबी आइन और कानून के मुताबिक अदा करेंगे। हम्म। नहीं, पर बाबर सत्तार साहब ने 3.5 सफ़े का खत लिखा, तो वो अब एहतजाजन इस्तीफा तो दे सकते हैं कि मुझे सुना नहीं गया और मैं नहीं। क्यों? नहीं, देखें, वो उनका हक है। वो खत ना भी लिखते तब भी दे सकते थे। हम्म। वो जैसे मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे खतूत लिखे, फिर उन्होंने ऑप्ट किया कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। अतर हम्म। मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने भी बहुत सारे खत लिखे और फिर उन्होंने भी ऑप्ट किया कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। वो बाबर मैं तो ये सत्तार कह साहब कि का आप वो ये देखना पीरियड, चाहिए। इन बाबर सत्तार साहब का वो पीरियड बाबर पूरा हो सत्तार गया। साहब
बाबर सत्तार साहब बड़े लायक फाइक जज हैं, उनका बहुत लंबा कैरियर है। आज वो हाई कोर्ट्स में हैं, फिर कल को सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। आप तो मजाक तो कर रहे हैं। मजाक क्यों कर रहा हूं मैं? मतलब है कि ये कैसी बात कर दी है आपने? क्यों नहीं जा सकते? हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में जज जाते हैं ना, आईनी अदालत के अंदर हाई कोर्ट से ही जज जाते हैं ना। नहीं नहीं, पर वो आप मेरी बात सुने ना। अभी तो उनकी वो चले गए हैं पेशावर हाई कोर्ट। और फिर आप 2 साल बाद हो सकता है उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेज दें। फिर 2 साल बाद हो सकता है आप उनको सिंध भेज दें। अब ये जरूरी थोड़ी है कि पेशावर हाई कोर्ट के बाद उनका मजीद तबादला नहीं हो सकता। नहीं, देखें, बात यह है कि आइन के अंदर एक और बात भी तय हुई है, और वो ये है कि उनकी जो सीनियरिटी है उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होगी। वो अपनी सीनियरिटी साथ साथ कैरी करते चले जाएंगे, वो तो कहीं पे भी जाएंगे। जहां तो जहां सीनियर होने कोई भी लगेंगे जज जो है, जहां सीनियर होने लगेंगे वापस ऐसे हाई कोर्ट में फेंक दिया जाएगा जहां जूनियर हो जाएंगे। अब मफरूजे का तो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब मैं कोई नहीं जवाब दे सकता आप आपको, मोहसिन यही तो अख्तर हो सकता। कियानी साहब वैसे तो नंबर 1 पे थे, फिर डोगर साहब के आने के बाद नंबर 2 पे हो गए। पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच के 14 पे हो गए। अब ये तो अम, मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो जजेस को बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ियां हैं ना, वो तो इस्लामाबाद वालों को तो नहीं मिलती। लेकिन डेट नहीं, ऑफ अपॉइंटमेंट से ना, अपनी अपनी हाई कोर्ट के पहले पहले कानून था, अपनी अपनी हाई कोर्ट के अंदर सीनियरिटी होती थी। अब आइन ने कह दिया कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी होगी। तो ये ओवरऑल जो जुडिशरी की एक सीनियरिटी लिस्ट बन जाएगी, जो भी ठीक है ना, कि हम्म, कौन कब आया था, वो उस हवाले से अपनी सीनियरिटी कैरी करेगा। हम्म। लेकिन अच्छा, अब ये तबादले मजीद होंगे या बस यही 3 तो थे? लेकिन अगर ये बहुत बुरी बात है, तो हम्म। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अदलिया की अक्सरियत है, तो और वो वो अदलिया करें। अदलिया भी तो अवाम की तरह तकसीम है ना धड़ों में। ये आप कह सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है ना अदलिया में। वो तो हमेशा बेंच के अंदर होता है। आपने देखा नहीं है कि एक जज कोई फैसला देता है, दूसरा उसे डाइसेंट करता है, तो डाइसेंट तो इज अ ब्यूटी। अच्छा, आप कह रहे हैं ये जो तकसीम है ये हुस्न है, ये अदलिया का हुस्न है। अगर वो यकसबान होंगे तो फिर नहीं, बेहुस ग्रुप फिर बंदी हो गई इसकी। देखिए, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इख्तिलाफ राय को कह रहा हूँ, अच्छा। ग्रुप बंदी को नहीं कह रहा। कि जजों को धड़े बना के अगर चलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर और मामला ज्यादा से ज्यादा खराब होते चले जाते चलिए आप बताएं, इस्लामाबाद हैं। हाई कोर्ट में आ कौन कौन रहा है? जिसको जुडिशियल कमीशन चाहेगा ले आएगा। ने- नहीं दो मेरा ख्याल है कि जस्टिस जवाद हसन शायद लाहौर हाई कोर्ट से आए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से एक गए हैं उधर, उधर से हो सकता है, मेरा ख्याल है कि वो आ जाएं। और हम्म। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सिंध से कौन आएंगे? सिंध से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और पेशावर से? पेशावर से भी आ सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल कमीशन ने ये कहा है, ये तय किया है हम्म। कि ये इसको वेकेंट ना समझा जाए। जो जिन ओहदों से जज साहबान की तबादले हुए हैं उनको असामी नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, और वहां पे फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है, तो ट्रांसफर होकर जज साहबान आएंगे। या अफरीदी साहब ने इतनी मुखालफत क्यों की है इन ट्रांसफर्स की? या ये अफरीदी साहब ने ट्रांसफर्स की मुखालफत नहीं की है। हम्म। उन्होंने उन्होंने ये कहा है, दो तीन उनकी रीजंस थी। और वो पहले भी कई डोगर साहब के जब ट्रांसफर हुआ था उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था। और फिर जस्टिस आसिफ जो आए थे, और साथ में दीगर जज साहबान भी जब उनका तबादला हुआ था, तो हम्म। उसमें उन्होंने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक्ट है वो ये कहता है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाक की नुमाइंदा होगी, और वफाक की अखाइयों से जज साहबान लिए जाएंगे। हम्म। तो उस वक्त आमिर फारूक साहब जो हैं, वो उनका तबादला यहाँ पे हो चुका हुआ था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, उनकी जगह पे वो जो है हम्म। लाहौर से अगर सीट खाली हुई थी तो वो डोगर साहब आ गए। और जो दूसरी बात की उन्होंने, वो ये थी कि बतौर सजा ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, हम्म। उसकी कोई रीजंस होनी चाहिए ट्रांसफर के लिए।
अब ये बात भी गलत है कि अगर कोई एक जज मुकदमा सुन रहा है और उसको आप ट्रांसफर कर दें या उससे मुकदमा ले लिया जाए, जैसा कि हमारे बंदयाल साहब ने रवायत डाली है, हम्म। तो ये भी गलत बात है। तो नहीं, पर आपको लगता है ये और ट्रांसफर, दूस देखें, वो कहते हैं कि पब्लिक परसेप्शन प्रिवेल्स ओवर रियलिटी। जो तासुर है वो हकीकत से ज्यादा मजबूत होता है। तो तासुर तो यही है कि सजा के तौर पर तब्दील किए गए हैं। सड़क पर पूछ लें किसी से, वो कहेंगे ये तबादले क्यों हुए हैं, वो कहेंगे सजा के तौर पे हुए हैं। इनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई थी, इन्होंने खत लिखा था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ट्रांसफर करा दिया। अब ये एक अवामी राय है, इसको आप इनसे इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, ये इसको कितना अरसा लगा? साल लग ये गया। मुदाखलत वाली बात जो है, ये कब हुई थी? जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। हम्म। तो उसके 1 साल के बाद खत आया जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। हम्म। बंदयाल और साहब फिर के उस दौर बंदयाल साहब के दौर बंदयाल में साहब वाकया हुआ, लेकिन खत नहीं लिखा उन्होंने। खत नहीं लिखा उन्होंने, हम्म। खत भी नहीं लिखा। और उन्होंने बताया, और फिर ये जज साहबान खामोश हो गए। फिर आपको याद होगा कि बहुत सारे जज साहबान की मुलाकातें भी हुई, क्योंकि जिनके शिकवे शिकायत जिनसे थे उनसे हम्म। एक वफाकी वजीर ने राब्ता किया और फिर उनसे कहा गया, और फिर जो जज साहब थे जिनकी शिकायत थी, तो हम्म। उनसे कहा गया कि आप बताएं, हम इन्वेस्टिगेट करके आपको सामने बता देते हैं। तो शिकवे शिकायत दूर हो चुके हुए थे। मतलब ये लोग सोरबजी साहब एस्टेब्लिशमेंट के, ये लोग आईएसआई के लोगों के साथ बैठकर अपना मामला रफा दफा कर चुके थे। कर चुके थे। अब आप सुल देख लीजिए कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये इन्होंने खत लिखा और काजी फैज ईसा ने चीफ जस्टिस हाउस में इन तमाम जज साहबान को बुलाया और उनसे पूछा बारी बारी, तो एक जज साहिबा जिनका ट्रांसफर हो चुका है इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि जी एक साहब मुलाजिम था, वो अब एक इदारे के अंदर चला गया है, तो हम्म। उसने मुझे मैसेज किया था अस्सलाम वालेकुम का या ईद मुबारक का। तो अगर मैं उसको जवाब देती तो वो मुझे कोई काम कहता, तो इस तरह से मुझे भी हरासा किया गया। अब ये सारी चीज है। और फिर दूसरी बात ये है कि आपके पास इख्तियार था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। क्या किसी जज ने ये नहीं, कंटेम्प्ट तो ऑफ कोर्ट का वो जिनका सिंध हाईकोर्ट इख्तियार इस्तेमाल तबादला, किया? वो जिनके सिंध हाईकोर्ट तबादला हुआ है, वो क्या अस्सलाम वालेकुम कहने पे तौहीन अदालत की कार्रवाई कर देती हैं? उनके पास वाहिद सबूत तो ये था कि मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा है। नहीं, तो ये अस्सलाम वालेकुम कहना तौहीन अदालत है? ये मुदाखलत हो गई, ठीक है ना। बल्कि आपको याद होगा इमरान खान साहब का तोशाखाना वाला जो केस था, उसके ऊपर जब राना इबरार मरहूम बेचारा जो है वो पटिशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो उन्होंने लिस्ट मांगी थी, तो उस वक्त उनको हरासन करने के लिए उनके घर को जो है वो नवादा डिक्लेयर कर दिया गया था सवात के अंदर, इफ यू रिमेम्बर दैट। हम्म। ठीक है। और एक एक जज से जब ये पूछा गया, अब मुझे एक बात बताइए कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के भाई जो हैं उस इदारे के अंदर एक बहुत आला ओहदे के ऊपर फाइज थे जब ये फौज वाकया हुआ उनकी फौज रहनुमाई के में हवाले से। फौज में या जी, आईएसआई में? जनरल थे जनाब। अच्छा। ठीक है। हम्म। और उनके जो कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी का कोई मामला था, उनके ब्रदर इन लॉ का कोई मामला था जिसको वो किया गया था। हम्म। तो उनसे कहा गया कि जनाब आपने क्यों कोई दरखास्त नहीं दी या क्यों कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों किसी थाने के अंदर मुकदमा नहीं करवाया, और अगर आप करते हैं तो फिर आप इस पे कायम रहेंगे? हम्म। अब ये उनका फेल है, वो कायम रहेंगे या नहीं रहे, वो क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये एक अलग बात है। फिर अब मैं क्या क्या आपको बताऊं, यहाँ पे इस्लामाबाद के फॉर्म बस छोड़ दें, मेरा ख्याल नहीं है नहीं, कि उस बता दें, किस्से को लोगों को बताना चाहिए। अवाम में इस वक्त बहुत इस्तराब है, हमें रियल साइड ऑफ द पिक्चर पेश करनी चाहिए। बताएं ना। नहीं, मैं बस कुछ है करीबी अजीजों के मुकदमात उनके वो कहते हैं बाबर सितार साहब ने अपनी बारह वालदा का मुकदमा खुद ही सुन लिया था। कुछ टैक्स वैक्स के मामला थे ना, मेरे ख्याल में कुछ हाँ, तो स्कूल खुद का ही सुन मामला के था। अपनी वालदा के हक में फैसला करके। वो किसी दिन आपको पता लगेगा कि सीडीए के अफसरान से क्या क्या फरमाइशें की जाती रही। नहीं तो फरमाइशें करते थे तो। और नहीं होता तो फिर
आप देख लीजिए यार, अब छोड़ दें, माजी की बातें हो गई हैं, काफी सारी नहीं नहीं रिपोर्ट भी हो चुकी हुई हैं। हाल है जी, इस वक्त तो बात हो रही है, ये हाल की बात कर रहा हूँ माजी नहीं। इट इज टॉक ऑफ द नेशन। लोग ईरान अमेरिका जंग पर नहीं है, तबादले बड़ा मसला बन गए हैं। भाई देखिए, आपको याद होगा कि टिकटों की एक ऑडियो लीक आई थी। हम्म। एक फाजिल साकिब निसार साबिक साहब चीफ जस्टिस। बेटे जो हैं वो करोड़ रुपया मांग रहे थे कि अब्बू ने टिकट दिला दिया, 1 करोड़ रुपया दे दें। तो फिर जब आप टिकटें दिलवा रहे हो, जब आप इस तरह की सारी चीजें कर रहे हो, फिर तो फिर ऑडियो तो वो हाय जो है, राफिया वाली भी आई थी। हाय राफिया, ये मार्शल्लाह हाय, नहीं लगाते हैं। वो हमने तो गुड टू सी यू तो हमने सामने देखा है ना, मैंने, और हाय राफिया वाली बात, ठीक है। तो देखें, बात ये है कि अब किन किन चीजों को यार, सम टाइम बंदा कहता है कि यार छोड़ो यार, अब बस अच्छा नहीं, ठीक अच्छा है। हम ये तो मानते अच्छा हैं कि है कि पीट जुडिशरी में प्रो पीटीआई एक कैंप मौजूद था। जजिस का पीटीआई की तरफ झुकाव था, ये बात तो कोई दो राय नहीं है। वो चाहे हम ख्याल बेंचेस थे, वो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लूट सेल थी, चाहे लाहौर हाई कोर्ट में आप देखें ना जी, जज साहब का लाहौर हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस भी थे जिनका दामाद इमरान खान की काबीना में वजीर था। उसके घर पे दावत हुई तो पीटीआई की पूरी कैबिनेट वहां मौजूद, जजेस पूरे हाई कोर्ट के वहां लाइन बना के खड़े थे ताकि उनके दामाद को वजीर बनाया जाए। तो अदलिया पे ग्रिप तो इमरान खान ने बहुत सेट रखी हुई थी। वो चाहे उमर अताब बंदयाल हो, चाहे साकिब निसार हो, चाहे और लाहौर हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस हों, चाहे अतर मनिल्ला हो, मंसूर अली शाह हों, चाहे शेख अजमत सईद हों, सबका पीटीआई की तरफ झुकाव तो हमें नजर आता था। ऐसी बात तो नहीं है। फैसले मौजूद हैं, हकायक मौजूद हैं। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता। मतलब अब पीटीआई वाले उनको न्यूट्रल जजेस कहते हैं, जो उनके मुखालफिन हैं वो उन्हें प्रो पीटीआई जजेस कहते हैं। तो ये असल में तो प्रो पीटीआई जजेस को सेट असाइड किया गया है। बज़ाहिर ऐसे ही लगता है। बजाहिर ऐसे ही लगता है कि प्रो पीटीआई किसी जज जजेस। के देखिए, किसी जज के हवाले से मेरा ख्याल है कि इस किस्म की नहीं, वो साइफर का केस भी आप देख लें, और बाकी भी मुकदमात बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप देखते हैं, सामने समझ आती है चीजें हैं। अच्छा मेरा ख्याल है कि कहते हैं मंसूर अली शाह और अतर मनिल्ला के इस्तीफे जाया हो गए, इसलिए मजीद लोगों को इस्तीफे देने से रोक दिया गया। उन इस्तीफों के नतीजे में जो नताइज आने चाहिए थे वो नहीं आए, लिहाजा मजीद इस्तीफे नहीं दिए जा रहे। अगर आपको आपको याद है कि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि अगर मंसूर अली शाह इस्तीफा देते हैं तो हाई कोर्ट्स खाली हो जाएंगी। हम्म। हुई। एक आया लाहौर से शम्स मिर्जा साहब। शम्स मिर्जा साहब की भी वो कहानी दूसरी है, अब छोड़ दें इस बात को। वो क्या कहानी है? ठीक है, चले। स्टे लंबे लंबे, वो सुना है कि ऑयल कंपनीज को लंबे लंबे स्टे देते थे। हैं? मुजम्मिल साहब, आपको बहुत कुछ पता है। अब यहाँ हैं? पे ये भी सिर्फ, और इस मुखालफत के अंदर अरबों रुपए के टैक्स के मामला जो है उस पर बगैर सुने स्टे दिए जाते थे। दिए जाते, पर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात। अपने रिश्तेदारों के केस होते थे ना, वो आम आदमी का तो नहीं होता था, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के। मुझे नहीं पता कि रिश्तेदार था या नहीं था, लेकिन ये है कि अरबों रुपए के टैक्स के मुकदमा जो है वो बगैर सुने स्टेज हुए थे। हुए हुए थे। ये बता दें कि मजीद ट्रांसफर्स होंगी या बस अब एनफ इज एनफ? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब 3 वैकेंसीज तो हैं, तो 3 ट्रांसफर्स तो हो सकती हैं। अच्छा नहीं, पर देखिए ना, अब जो 3 लोग आएंगे 3 हाई कोर्ट से, तो वहां जगह वेकेंट हो जाएंगी। इस्लामाबाद में आपने वेकेंट नहीं करार दी तो बाकी जगह वेकेंट तो होंगी। हाँ, वो तो बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। वहां पे देखें, यहाँ पे मुकदमात के हवाले से है, और ये हद है कि ये जो जो जुडिशल कमीशन का फैसला, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक है, ये बाकी हाई कोर्ट्स की हद तक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच।